यहाँ से, इंडिया से नेपाल। पगला गए हो क्या भाई? यहाँ से नेपाल पहुंचने में कितना दिन लगेगा? गाड़ी लेके जा रहे हो ना, बाइक पे। एक दिन में कितना चला लोगे यार तुम लोग? यहाँ से बाइक लेके नेपाल जा रहे हो, बढ़िया है यार। तो फिर बीच में रुकोगे? तो सामान मतलब सब अब लेके जाओगे यहाँ से? पासपोर्ट लगता है क्या नेपाल जाने को? इतना किलोमीटर चलाओगे, कमर टूट नहीं जाएगी? तो कुछ ऐसे ही सवाल हमें राइड पे जाने से पहले पूछे जा रहे थे और राइड के आने के बाद भी पूछे जा रहे हैं। तो आज हम शेयर करने वाले हैं हमारे इंडिया नेपाल राइड का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्रीमैन स्टोरी। सो इट ऑल गोज बैक जब से हमने बाइक राइडिंग शुरू किया था। जब 2015 में हमने घर पे झूठ बोलकर लोनावाला राइड किया था और आखिर में पकड़े भी गए थे। सो उसके बाद ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी राइड्स ग्रुप के साथ, सोलो राइड्स, डे राइड्स, नाइट राइड कर करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। हम एक्सपीरियंस हो चुके काफ़ी और हम लोगों ने अच्छी थोड़ी और बड़ी राइड्स करना शुरू कर दिया। तो हमारी जो सबसे पहली बड़ी राइड थी वो थी 2017 में। हम गए थे महाबलेश्वर, जो अराउंड 800 किलोमीटर राउंड ट्रिप हो गई थी। हमारे लिए 800 किलोमीटर बहुत बड़ी बात थी। तो जब एक बार ये राइड हमने कर ली, उसके बाद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो गया। तो फिर अगले साल हमने राइड प्लान की। नवंबर 2018 में जब हम जैसलमेर गए थे, 2700 किलोमीटर की राइड, 6 दिन, मतलब इतना लंबा राइड जाना बहुत बड़ी बात थी और दिस वाज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। और फाइनली 2019 में जब हमने प्लान किया इंडिया नेपाल राइड, जी हाँ, 5000 किलोमीटर्स का ये हमारा राइड था और ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा राइड था। वैसे 5000 किलोमीटर काफ़ी राइडर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली जो स्टार्ट कर रहा है उनके लिए 5000 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है, और जो नहीं राइडिंग करता है उनके लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बात है कि कोई विश्वास नहीं करता है। जैसे आपको पता है, आपने क्वेश्चंस देखे अभी। तो नेपाल का प्लान जो है वो ऐसे हुआ कि मेरा एक जो स्कूल फ्रेंड है वो गोरखपुर से बिलोंग करता है, तो उसकी शादी थी नवंबर 2019 में। तो उसने बोला कि भाई तू मेरी शादी में तो आ ही रहा है, तो एक काम कर, तू आने वाला है तो वहाँ से तू नेपाल भी घूम सकता है। तो मैंने कहा भाई तुझे इनविटेशन है, तू नेपाल घूमेगा तो मैं क्या करूँगा। तो एक काम करते हैं, बाइक लेके जाते हैं और नेपाल राइड करके आते हैं। और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई नेपाल के प्लानिंग की। तो हमने तो सोच लिया था कि भाई नेपाल जाना है, लेकिन घर पे कौन बताएगा। तो ऐसा था कि हमने 3 महीने पहले से ही नेपाल की प्लानिंग शुरू कर दी थी, और साथ ही साथ हमने घर वालों के कान में भी थोड़ी थोड़ी बातें डालना चालू कर दिया था। वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि हमें एंड मोमेंट पे कोई रोक टोक ना हो। और जैसे कि प्लानिंग में कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, रूट्स हो गया, बजट हो गया, शॉपिंग हो गई, सब तैयारी जोरों से शुरू हो गई। साथ साथ में काम भी चल रहा है और यहाँ पर प्लानिंग चल रही। और फिर वो दिन आया 19 नवंबर 2019, ट्रिप के एक दिन पहले। तो अब शुरू हो गई है एक्साइटमेंट, और ये जो है ये यहाँ से ही एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है हमारे नेपाल राइड का। एक दिन पहले हमने पूरा सुबह से लेकर पूरा जो पैकिंग वैकिंग था वो सब शुरू कर दिया था। प्रॉपर कुछ चीज़ें बाकी है नहीं है, क्या लेके जाना है नहीं लेके जाना है, लगेज वगैरह सब भर दिया। और रात में हमने पहले लगेज लेके बाइक पे माउंट करके देखा, क्योंकि हमारी दोनों बाइक नहीं थी। हमने कभी सैडल बैग्स कैरी नहीं किए थे और पर्टिकुलरली ये जो हमारी नई बाइक्स थी उस पर लगाकर कभी देखे ही नहीं थे। क्योंकि अगर रात को हम नहीं करते तो ऑब्वियसली सुबह हमारा टाइम वेस्ट हो जाता और हमारा पहला ही दिन खराब हो जाता। क्योंकि सबसे पहला चैलेंज जो हमारे ट्रिप का था वो था फर्स्ट डे, जो 900 किलोमीटर हमको कवर करने थे, जो आज तक जिंदगी में हमने कभी किए ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी था। और ऐसा है कि हम दो ही नहीं थे, सिर्फ साथ में हमारा एक राइडर है। और ऐसा है कि फर्स्ट डे हम लोगों ने सक्सेसफुली 900 किलोमीटर कवर कर लिए। हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हालांकि बीच में एक छोटा सा ब्रेक डाउन हुआ था रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर का। टैंक कैप से थोड़ा फ्यूल बाहर आ रहा था, लेकिन वो आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाता है कैसे भी करके। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इजीली हम पहुंच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे ही जैसे हमारी इटरनरी थी, हम लोग उस प्लानिंग के हिसाब से चलने लगे। पर ऐसा है कि राइड है तो राइड पे ब्रेकडाउन होना ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज है, और हुआ ऐसा। दूसरे दिन पे प्रणीत के बाइक में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो हमारा जो प्लान था हम लोग उतना कवर नहीं कर पाए। सेकेंड डे गोरखपुर पहुंचने का प्लान था, वो हम कवर नहीं कर पाए। तो हम लोग फिर कानपुर में ही रुक गए। और अब ऐसा था कि इम्पोर्टेंट बात ये थी कि शादी थी, वो तो भाई शादी के वजह से नेपाल का प्लान बना था, नेपाल के वजह से शादी नहीं थी। तो इस राइड पे एक
एक बड़ा एक्सपीरियंस ऐसा भी था कि हम निकले थे 3 लोग साथ में, पर जुदाई भी करनी पड़ी हमको। अलग जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट मैनेज करना जरूरी था। तो रात चले गया आगे गोरखपुर, और हम लोगों ने लखनऊ में अपना बाइक का रिपेयरिंग का जो थोड़ा बहुत काम था वो करवा लिया, और हम भी उस दिन रात को पहुंच गए गोरखपुर। ज़्यादा नहीं, 6 घंटे के डिफरेंस में ही पहुंच गए। फिर अगला दिन आया जब हमें जाना था नेपाल की एंट्री का दिन था हमारा, और हम दोपहर को निकल गए गोरखपुर से नेपाल की तरफ। और मुझे लगता है कुछ पहुंचने से 1 घंटे पहले प्रणीत का जो मोटरसाइकिल है उसका टायर प्रेशर पूरा 0 हो चुका था। तो भाई साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बिकॉज उसके बाइक में ऑलरेडी थोड़ा प्रॉब्लम आया था, और उसको उस दिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो गया कि अरे यार क्या है, अभी तो शुरू हुई है राइड और इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है, बोलते मेरे वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोगों ने उसको शांत किया, उसको बोला टेंशन मत ले, राइड है, ये सब होता है। आगे ही जाके हमको एक टायर पंचर वाला मिल गया, चेक किया तो सिर्फ प्रेशर कम था। हमने बोला कूल डाउन, अपना राइड है, कुछ भी हुआ सब साथ में ही है। 7 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं नेपाल के एंट्रेंस पे। वहाँ पे पीछे से एजेंट भाग के आ रहा है मेरे साथ। मैं पहले डर गया, अरे क्या हो रहा है, ये कौन है, पीछे भाग के आ रहा है। फिर समझा ओके ये एजेंट है। एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स पहले जा चुके थे, तो थोड़ा आइडिया था क्या होता है वहाँ पर। तो हम लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे कंप्लीट कर दिए। पासपोर्ट नहीं लगता है अंदर जाने के लिए। और तब तक वी डिडंट रियलाइज़ कि हम लोग नेपाल में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। जैसे ही बाइक पे बैठे फिर पता चला कि भाई साहब हम नेपाल में हैं, इंडिया से बाइक लेके दूसरे कंट्री में आए हैं हम। तब ये स्माइल ऐसे ऊपर तक गई थी। तो उस रात को हम पहुंचे लुम्बिनी, और उसके अगले ही दिन निकल गए हम पोखरा के लिए। पोखरा करीबन रात को 11:30 बजे हम पहुंच गए, वहाँ पर स्टे किया। और अगले दिन हमारा था सेकंड चैलेंज का दिन, जो था मुक्तिनाथ। ये जो है मस्तांग वैली में आता है। तो एक्चुअली ऐसा था कि हमारे प्लानिंग में मस्तांग वैली नहीं था। मुझे लगता है कुछ 1 महीने पहले ये डिसाइड हुआ कि मस्तांग भी जाना है, क्योंकि हमें कहीं से पता चला कि अगर नेपाल जा रहे हो बाइक पे तो मस्तांग जाना जरूरी है, द बेस्ट ऑफ रोडिंग यू कैन डू। तो हम लोगों ने वो 1 महीने पहले प्लान में डाला, और फिर इटरनरी थोड़ी चेंज की और मस्तांग गए हम लोग। भाई वो एक्सपीरियंस आज तक का बाइक राइडिंग में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मस्तांग के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना एंथुजियाज्म अंदर से भरा हुआ है ना कि ऑफ रोड करने वाले, 8-10 घंटे ऑफ रोडिंग करने वाले। तो निकल तो गए हम पोखरा से मस्तांग के लिए। कुछ घंटों बाद हमने एक्चुअल ऑफ रोडिंग शुरू भी हो गई थी। भाई ऑफ रोड है, गिरना तो बनता है, तो बाइक वगैरह गिरना शुरू हो चुका है। हाँ, किसी को कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जो ऑफ रोड में चला रहे थे 10, 15, 20 के स्पीड से ऊपर तो स्पीड ही नहीं थी, तो खड़े बहुत मुश्किल से जाता था। एक मस्तांग वैली की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक बाजू पूरा रिवर फ्लो हो रहा है, उसके बाजू में आप पहाड़ पे रोड है, आप बस उस रिवर को फॉलो कर के वही रोड पे कंटिन्यूस आप आगे जा रहे हो। रिवर का आवाज़ आ रहा है आपको, पूरी शांति है, बाकी सिर्फ आपको आपकी मोटरसाइकिल की आवाज़ और आपके दोस्त की आवाज़ इंटरकॉम पे सुनाई दे रही है, और कुछ नहीं सुनाई देता है। क्लाइमेट तो जो वहाँ का था यार बहुत अच्छा था, कूल क्लाइमेट, पूरा शांत। ऑब्वियसली आप माउंटेन्स के बीच में हो, एकदम शांत रहता है, और अंधेरा भी होने लगा था क्योंकि माउंटेन्स में 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। 5:30-6 बजे तो पूरा डार्क, कुछ दिखता ही नहीं। तो एक ऐसा मोमेंट था, एकदम स्कैरी भी हो गया था हमारे लिए कि इतनी बड़ी जर्नी है, इतना ख़राब रास्ता है, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पता चल चुका था हमको। तो डर भी गए थे, एक्साइटमेंट भी था। हम लोग एक पॉइंट ऐसा आया था कि बहुत बॉडी में थकान हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 6, 7, 8 घंटा राइडिंग कर लिया था ऑफ रोडिंग, तो ऑलरेडी बॉडी हमारी जो है थक चुकी थी। और उसके बाद हम हर आधे पौने घंटे बाद मैं वैभव को पूछता हूँ इंटरकॉम पे, भाई कितना किलोमीटर हुआ है, कितना किलोमीटर हुआ है? तो वो बोलते हैं भाई अभी तो 1.5 किलोमीटर हुआ है, अभी तो 3 किलोमीटर हुआ है। मतलब हम 1-1 घंटे में सिर्फ 3-4 किलोमीटर कवर कर रहे थे, इतना स्लो और इतना खतरनाक रोड था। आखिरकार गए, एक स्पॉट आया, रात को हम रुक गए, वहाँ स्टे कर लिया हम लोग ने। नेक्स्ट डे मुक्तिनाथ के लिए गए, मुक्तिनाथ टेम्पल गए। वहाँ पे दोपहर के 1-1:30 बजे टेम्परेचर जो था -3 डिग्री, इतना सुपर था। जो व्यूज था, हिमालयाज देखने को मिले हमें। और इसमें सबसे बुरी बात एक ये थी कि हम जब मुक्तिनाथ से रिटर्न आ चुके थे, तब हमें पता चला पोखरा में कि हम जिस दिन मुक्तिनाथ टेम्पल पहुंचे उसके अगले ही दिन वहाँ स्नोफॉल हुआ। यार हम लोगों ने स्नोफॉल मिस कर दिया। एक तो जिंदगी में कभी स्नोफॉल नहीं, ऐसी जगह गए जहाँ हो सकता है, और हमारे 1 दिन के बाद स्नोफॉल हुआ।
काठमांडू के रोड्स जाते हुए, पोखरा से काठमांडू जाते हुए जो रोड्स थे, सुपर हाई स्पीड कॉर्नरिंग, मतलब दोस्तों क्या बताऊं कि हमारी बाइक 70, 80, 90 पे चल रही है और हम फुल कॉर्नरिंग कर रहे हैं, जो मजा आ रहा है और इतना कॉन्फिडेंस आता है रोड पे, बहुत स्मूथ रोड थे वो। हाँ, बट हम लोग सेफ चला रहे थे, तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग कॉर्नरिंग कर रहे हैं मतलब कैसे भी चला रहे हैं। अंधाधुन ओवरटेक नहीं कर रहे थे हम किसी भी व्हीकल को, बिकॉज नेपाल में भी ट्रैफिक रूल्स काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं लोग, और इवन इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं ऐसा लगता है हमें। तो फिर उस दिन हम पहुंच गए काठमांडू। तो अगले दिन शुरू होता है हमारा तीसरा चैलेंज ये था कि अब हम लोग ऐसा सोचा है हम लोगों ने कि जो भी ट्रिप पे जाएंगे एक एडवेंचर कुछ करेंगे, तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे। हम लोग जैसलमेर गए थे, तब हमने किया था पैराग्लाइडिंग, और हम लोगों ने यहाँ सोच के रखा था कि हम करेंगे बंजी जंपिंग। दिस इज एशिया सेकंड हाईएस्ट 166 मीटर्स, मतलब 544 फीट। द लास्ट रिसॉर्ट बोटेकाशी रिवर के ऊपर ब्रिज पे से हम जंप करना था नीचे। तो काठमांडू से द लास्ट रिसॉर्ट जाते वक्त उनकी बस थी, उसी में जा रहे थे। हमने साथ साथ में कुछ फ्रेंड्स बनाए, हमारे साथ दूसरे भी लोग जो थे बंजी जंपिंग करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा सा हमारा काफ़ी हमने नेपाल के और इंडिया की कल्चर की और बाकी सब बातें की, बहुत मज़ा आया, बहुत थॉट्स एक्सचेंज किए यार। फिर आया हमारा बंजी जंपिंग का टाइम, और वहाँ से ऊपर से नीचे रिवर को फ्लो होते हुए देखना, मतलब मैंने इसको लिटरली वैभव पूछा, वैभव आ तो गए हैं, क्या हम कर पाएंगे? तो वो सबसे दूसरा बेस्ट पार्ट था, मतलब एक ये बंजी जंपिंग और एक ऑफ रोडिंग। ये पूरे ट्रिप के दो एकदम बोल सकते हैं ना हाईलाइटेड पार्ट्स थे हमारे ट्रिप के। और फिर बस वहाँ से हम लोग वापस आ गए काठमांडू। फिर एक ऐसा हर्डल आ गया हमारे इसमें कि हम लोगों ने जितने दिन रुकना था नेपाल में उसका परमिट निकाला था, बट हमारा ट्रिप एक्सटेंड हो गया और एक्स्ट्रा डेज का हमने परमिट नहीं निकाला था। ये गलती हमने कर दी, हमें किसी ने कहा। तो भाई 150 रुपया पर मोटरसाइकिल आपका परमिट का प्राइस है। तो अगर आप 8 दिन जाने वाले हो तो 10 दिन का निकालो, 9 दिन जाने वाले हो तो 12 दिन का निकालो, एक्स्ट्रा मतलब 2-3 दिन एक्स्ट्रा निकाल के रखो। हमने तो भूल से 1 दिन कम निकाल दिया था 9 दिन के बदले 8 दिन का निकाल दिया था हमने, और इसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ी काठमांडू में जाके। तो काठमांडू में कस्टम्स डिपार्टमेंट में परमिट एक्सटेंशन कर सकते हैं, बट ऐसा है कि ऑब्वियसली वो कस्टम डिपार्टमेंट है, वो स्पेशली परमिट के लिए नहीं है। तो वहाँ पे इतना घुमाया हमको। पहले 2 घंटे तो सिर्फ बैठे रहे और बाद में घूम किया 5 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। उस दिन पूरा मूड ख़राब हो गया, ऐसा लगा यार सेम वही जो गवर्नमेंट ऑफिस में होता है वैसा हुआ। बट उसके बाद हम गए नगरकोट, और नगरकोट में रात को वही मूड जो खराब हुआ था दिन भर का वो पूरा क्लियर आउट हो गया एकदम, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह थी। हम लोग रूफ टॉप पे टेरेस पे बैठे थे, बॉन फायर चल रहा है, खा रहे और ऊपर नाइट स्काई का मजा ले रहे। अगले दिन हम निकले नगरकोट से भक्तपुर के लिए, जो काठमांडू में ही है और नगरकोट से अराउंड एक घंटे की दूरी पे है शायद। तो भक्तपुर हम लोग ने एक्सप्लोर किया थोड़ी देर के लिए और फिर वहाँ से हम निकल गए बंदीपुर के लिए, और सेम नाइट हम पहुँच गए बंदीपुर हो गया एक्सप्लोर करके। दूसरे दिन घूम लिया और ये था हमारा लास्ट डे नेपाल में। हमारी ट्रिप एंड होने वाली थी नेपाल में, तो थोड़ा अंदर से सैड फील हो रहा था, ऐसा लगा यार आज खत्म हो जाएगा नेपाल ट्रिप। और ऐसा था कि रुक नहीं सकते थे, अब जाना ही था। आज परमिट का भी लास्ट डे था और हमारी ट्रिप ऑलरेडी 2 दिन एक्सटेंड हो चुकी थी। और ऐसा है कि जो बॉर्डर है वो 10 बजे क्लोज हो जाता है, और हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा सेट हो गया ऑटोमेटिक, थोड़ा लेट हो गए हम शेड्यूल में। तो गूगल मैप्स के हिसाब से हम 10:30 या 11:15 को कुछ 10:55 को बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे। तो हमारी भाई वहीं पे हालत खराब हो गई। आज अगर नहीं पहुंच पाए तो कल वापस लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा परमिट के लिए, और ऊपर से पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। लेकिन वो जो 300 किलोमीटर का रास्ता था हम लोगों ने ऐसे कवर किया है नाइट टाइम में। तो हम लोग ने वो 300 किलोमीटर सिर्फ एक ब्रेक लेके, वो भी सिर्फ एक पी ब्रेक लेके हम लोग ने कवर किया, और हम बॉर्डर पे पहुंच गए 10:00 PM। 10:00 पे हमने ऐसे बॉर्डर में से ऐसे क्रॉस किया और ये आ गए इंडिया में। ऐसा जो वो फीलिंग थी बैक टू होम वाली, वो भी एक अलग फीलिंग है, क्योंकि इतने दिन बाहर थे, घर आने की जो फीलिंग होती है आखिर घर ही होता है।
उसमें और एक चीज़ ये थी कि हम खुद के लिए इतना प्राउड फील कर रहे थे कि हमने ये माइलस्टोन अचीव किया है, जो हमने शायद मतलब बस सोचा था कि वी आर नॉट श्योर कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग ने कर दिया। और फिर 3 दिन में हम आ गए हमारे घर, बैक टू होम। तब ऐसा था कि लोगों ने तो यही सोचा था कि बहुत थके हुए रहेंगे, तुम तो 4-5 दिन उठने वाले नहीं हो। बट सच बोल रहा हूँ, माइंड भी इतना फ्रेश था, कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी टूर करके आए बहुत थक गए, 4-5 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं नेक्स्ट डे उठ के अपने काम पे, ऐसा हो गया। सो वाज इट टायरिंग? नो, वी हैड ओनली मेमोरीज, और यही मेमोरीज हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो इन एंड ऑल नेपाल का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल एज अ कंट्री नेपाल बहुत ही ब्यूटीफुल है, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे हैं, सुपर्ब सीनरी है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, और हमें बहुत सेफ फील हुआ वहाँ पर नेपाल में। इवन काफ़ी वेलकमिंग था। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, और हमने बहुत सारे फोटोज़ नेपाल के जो है वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमने शेयर किए हुए हैं। सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो कि हमने ज़्यादा बोर नहीं किया आपको, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। So if you have any questions or suggestions, please do comment in the comment section below. So that's all for today. Yeah. Thank you very much. See you. Bye bye.